तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं, वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी पैदावार के लिए गेहूं की फसल में करें जरूरी कार्य। आज के समय की मांग है वर्टिकल फार्मिंग। हमारे राज्य में जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो इसके लिए किसान फसल में कौन कौन से कार्य को करे, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र अलवर के डॉक्टर BL ओला। आज अपने चर्चा करेंगे गेहूं की खड़ी फसल में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि अपने को कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। किसान भाइयों, गेहूं रबी सीजन की मुख्य धान्य फसल है। इसमें अधिक उत्पादन लेने के लिए अपने को खरपतवार प्रबंधन के साथ साथ सिंचाई प्रबंधन करना बहुत अति आवश्यक है। अगर इन विधियों को सही समय पर कर सकते हैं अपने, तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गेहूं की बुआई के बाद गेहूं उगने के साथ साथ कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं, जो फसल से खाद, पानी, प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करते हैं और कई तरह के कीट और रोगों को आश्रय भी देते हैं। इसके कारण फसल की बढ़वार कम हो जाती है। तो गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण किस तरह से किया जाए जिससे फसल की अच्छी बढ़वार हो सके। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में खरपतवारों की बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो इसके लिए अपने को खरपतवार प्रबंधन बहुत आवश्यक है। पहले गेहूं के अंदर प्रथम सिंचाई के बाद में निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अगर जिन किसान भाइयों के पास लेबर की समस्या है, तो वो किसान भाई इसमें जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग करके खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। गेहूं की फसल में जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, उनके लिए मेट सल्फ्यूरान मिथाइल आता है, जिसको 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करके जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उनका प्रबंधन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी निराई गुड़ाई है, वो भी किसान भाई 40 से 45 दिन पर करके गेहूँ में सही समय पर खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होने के साथ पैदावार भी अच्छी मिलती है। तो कब कब करें गेहूं की फसल की सिंचाई, जानिए। साथ ही साथ अपने को सिंचाई प्रबंधन भी रबी फसलों में बहुत अति आवश्यक है। अगर उसको अपने सही समय पे करते हैं तो उससे भी अच्छा लाभ ले सकते हैं।
किसान भाइयों, वैसे तो गेहूं के अंदर 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। बाकी तो अपनी मृदा का प्रकार किस प्रकार से है, उसकी नमी रोकने की क्षमता कैसी है, आपने FIM कितना यूज किया था, क्योंकि FIM जो गोबर का खाद है उससे भी नमी संरक्षण होती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी सिंचाइयाँ देनी चाहिए। तो जो मुख्य रूप से जो क्रांतिक अवस्थाएँ हैं गेहूँ की, उन पर अपने को लगभग 6 सिंचाइयाँ देने से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। जैसे प्रथम सिंचाई है, गेहूं के अंदर 20 से 25 दिन पर पानी देना चाहिए ताकि अपने अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी सिंचाई है, जो 40 से 45 दिन पर लगभग पानी देना चाहिए ताकि अपने अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो तीसरी सिंचाई है वो लगभग 60 से 65 दिन पर अपने को देनी चाहिए ताकि अपने अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो चौथी सिंचाई है किसान भाइयों, वो 80 से 85 दिन पर, और जो छठी सिंचाई है वो लगभग 110 से 115 दिन के ऊपर लेने से अच्छा उत्पादन हो सकता है। जो शुरुआती 4 सिंचाइयाँ हैं वो तो लगभग 20 दिन के अंतराल पे लेनी चाहिए, और जो अंतिम 2 सिंचाई है उनमें थोड़ा सा अंतराल कम कर देना चाहिए अपने को, लगभग 10 दिन, और उसके बाद में और उससे कम करके 5 दिन के अंतराल पे करने से अंतिम 2 सिंचाइयों का अंतराल कम करके अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फसल की बढ़वार में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई के समय NPK डाली है, और अब खड़ी फसल में कौन सा पोषक तत्व कब प्रयोग किया जाए जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो और आने वाले दिनों में भरपूर पैदावार मिले, इस बात को भी जानिए। इसी प्रकार से किसान भाइयों, गेहूं के अंदर अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने को जो पर्णीय छिड़काव द्वारा जो पोषक तत्व प्रबंधन करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो NPK 19-19 का 15 लीटर की ढोलकी में 100 ग्राम मात्रा डाल करके छिड़काव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है उससे फसलों की अच्छी बढ़वार के साथ साथ जो दाने का आकार है वो भी अच्छा होता है, और जो पोटास के कारण इसकी जो चमक है, क्वालिटी है, वो भी इम्प्रूव हो जाती है, तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सावधानियों को रखते हुए किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकता है ताकि लागत भी कम आएगी और उत्पादन अच्छा मिल सकेगा। अपने प्रदेश में दीमक कीट की समस्या अधिक देखने में आती है, जो फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो समय रहते किसान कैसे करे दीमक कीट का नियंत्रण, इस बारे में भी जानते हैं। इसी प्रकार से हमने ये देखा है कि गेहूं के अंदर जो दीमक की समस्या वो भी काफ़ी आती है, तो किसान भाई 4 लीटर पर हेक्टेयर क्लोरोपाइरिफॉस 20% का सिंचाई पानी के साथ उपयोग कर करके उसको दीमक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी विधियां अपना करके किसान भाई कम लागत पर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे देश में खेती योग्य भूमि की कमी आती जा रही है, और ऐसे में देश के वैज्ञानिक कम जगह में अधिक पैदावार के लिए नई नई तकनीकियां इजाद कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सब्जी उत्पादन की एक ऐसी ही तकनीक के बारे में जिसे किसान कम जगह में सब्जियों की खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये तकनीक है वर्टिकल फार्मिंग। तो क्या है वर्टिकल फार्मिंग और किस तरह से वर्टिकल फार्मिंग कर किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बता रहे हैं डॉक्टर रंजीत सिंह सिपाहिया।
उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और साथ के साथ वहाँ पे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो ये भी अंदेशा है कि वहाँ पे गरीबी भी ज़्यादा बढ़ सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सभी लोग अगर शहरों की तरफ जाएंगे तो वहाँ सस्टेनेबल करने के लिए हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो उन सब जनसंख्या को सस्टेन कर पाए। तो वर्टिकल फार्मिंग एक बहुत अच्छा उपाय है। इसमें हम नॉर्मली जो भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो उसका हम उपयोग कर सकते हैं फ्रेश सब्जियां उगाने के लिए। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यावहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधों को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में या उगाया जाता है या लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इसी पौधों को अपनी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधे तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। आज मैं जो जिस विषय पर बात करने वाला हूँ उसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। और वर्टिकल फार्मिंग जो है वो एक हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम का एक पार्ट है। तो जो सबसे पहली बात जो आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम हाइड्रोपोनिक्स कहते किसे हैं। हाइड्रोपोनिक्स दो शब्दों को मिला के बना है, हाइड्रो और पोनिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और पोनिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को उगाना। ये लैटिन शब्दों से बना है। तो इसमें हम मोस्टली पानी में ही फसलों को उगाते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौध उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें क्षैतिज की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पॉली हाउस में हमने वर्टिकल फार्मिंग के अंतर्गत स्टैंड्स बनाए हैं जिसमें डिफरेंट चैनल्स हैं, पाइपें हैं और पाइपों के बीच में कप्स में हमने पौधे लगाए हुए हैं। बात आती है वो है कि हम इसमें फसलें कौन सी लगा सकते हैं। तो नॉर्मली क्योंकि ये सिस्टम होता है जिसमें एक कप्स में हम फसलें लगा रहे हैं तो हम ऐसी फसलें इसमें नहीं लगा सकते या नहीं लगानी चाहिए जिससे आपको ऊपर सहारा देना पड़े, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग में एक के ऊपर एक रोज़ लगी होती है। तो उसके लिए ऐसी फसलें हमने लगानी है जो आपकी वहीं पे फैलाव ज़्यादा हो लेकिन ऊपर की तरफ ना बढ़े। तो उसके लिए पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ये पालक हमने लगाया है, स्पिनच है, लेट्यूस है, बहुत अच्छा मार्केट मिलती है उसको। तो वो चीज़ें जो ये फसलें शुरुआत इनसे करें। आप बाद में अपने लेवल पे कुछ रिसर्च करके कुछ करके अगर आपको लगता है कि आप कोई और फसल ट्राई कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट शुरुआत मेरा मानना है पत्तेदार सब्जियों से करें। तो उससे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और उसका रिटर्न भी आपको अच्छी मिलेगी। तो पौधों के बीच में हम सपोर्ट करने के लिए या तो हम कोई भी सॉइललेस मीडिया जैसे कि कोकोपीट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, या फिर क्ले पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं। तो हम यहाँ पे क्ले पैलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो एक चीज़ देखने वाली बात होती है कि हमें डेली ये चीज़ देखनी है कि पौधा स्वस्थ रहे, और उस स्वस्थता पौधे की दो चीज़ों से हम देखते हैं। एक तो पत्ते देखते हैं, दूसरी उसकी जड़ें देखते हैं। डेली हमने उसकी जड़ों का निगरानी ज़रूर करनी है। हमें लगता है कि कुछ जड़ों में प्रॉब्लम है या पत्तों में प्रॉब्लम है तो हमें उसका उपचार करना चाहिए। और वर्टिकल फार्मिंग में चूँकि हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो टैंक में पानी में घोल के दे रहे हैं, तो उससे ये होता है कि जो पानी की पीएच और ईसी है, ये दो मुख्य चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं, ये बदलती हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम न्यूट्रिएंट्स कौन सा यूज़ करें और कितनी बार यूज़ करें। जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली हमें इसमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स के नाम से या वर्टिकल फार्मिंग के नाम से आजकल मार्केट में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं और वो अलग अलग सब्जियों के लिए या फूलों के लिए या फलों के लिए अलग अलग नाम से भी उपलब्ध हैं। तो वहाँ से हम वो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें हमने डालना कब कब है, तो जैसे हमारा यहाँ 500 लीटर का टैंक है तो हम 500 लीटर के टैंक में वो रिसर्कुलेट करते हैं, रोज़ पीएच ईसी देखते हैं। तो उस हिसाब से क्योंकि पत्तेदार सब्जियां हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन वाली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए होती हैं। तो उसके लिए हम महीने में कम से कम एक बार हम न्यूट्रिएंट डालते हैं और वही रिसर्कुलेट करते हैं। और अगर पीएच या ईसी कुछ थोड़ा बढ़ने या कम होने लगता है उस हिसाब से हम न्यूट्रिएंट की मात्रा दोबारा बढ़ा या घटा सकते हैं।
अब जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये होती है कि इसमें जब भी कोई सिस्टम हम लगाते हैं तो उसकी लागत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें जीआई के स्टैंड बनाए हुए हैं, उसमें जो पाइप्स हैं वो पीवीसी की पाइप्स हैं, ये आपको नॉर्मली कहीं भी किसी भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगी। तो ये आप अपने क्षेत्रफल में जैसा आपके पास जगह है उस जगह में आप कैसे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बनवा सकते हैं। बाकी ड्रिपर होते हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं। तो और एक टैंक चाहिए और एक आपको मोटर चाहिए जो उस पानी को सर्कुलेट करे। आधा हॉर्स पावर की मोटर बहुत होती है। टोटल खर्चे का सवाल आता है तो एक कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप कमर्शियल वायबल बनाना चाहते हैं सिस्टम को तो कम से कम मेरा मानना है कि 250 से 500 स्क्वायर मीटर एरिया आपके पास होना चाहिए ताकि उस आपको जो पैदावार हो वो आपको जितना आपका खर्चा हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे सके। तो उसके लिए मेरा मानना है कि जो ये सारा खर्चा है कम से कम 1,00,000-1,50,000 रुपए में एक मैनुअल सिस्टम जो है आसानी से लग जाएगा। और इसके लिए आपको पॉली हाउस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बिल्डिंग में जगह है तो वहाँ पे भी आप ये सिस्टम लगा सकते हैं। बस आपको पौधों की लाइट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अलग से लाइटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता। खड़ी खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। खड़ी खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। खेती में पानी की आवश्यकता बहुत कम होगी। खड़ी खेती में मजदूर की आवश्यकता कम होती है क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीकी पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के काफी लाभकारी है। तो नॉर्मली जो सॉइल में फसल जैसे पालक है वो 2.5 से 3 महीने लेती है कम से कम, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 महीने के अंदर हमारी फसल पहली कटिंग के लिए तैयार है। तो हम 2 से 3 महीने में हम कम से कम 4 से 5 बार जब तक बाहर मिट्टी में फसल तैयार होती है अंदर हम 4 से 5 बार फसल तुड़ान कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर मार्केट में रेट अच्छा है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न फार्मर को मिल सकता है। और दूसरी जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसमें जो पानी है वो सर्कुलेट होता है। जो पानी हम एक बार लगाते हैं उसको हम टैंक में भरते हैं, टैंक में ही हम सारे न्यूट्रिएंट डालते हैं और वही न्यूट्रिएंट वाला पानी जो है इन चैनल्स के बीच में घूमता है और वापस टैंक में चला जाता है और उसको हम रिसर्कुलेट करते रहते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव छपोल जिला कोटा से राजेश कुमार जी ने। आप सर्दी के मौसम में मुर्गियों की चूजों की देखभाल के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सर्दियाँ बढ़ रही हैं और इस समय आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्दियों में मुर्गियों में जो बीमारियां आती हैं अगर उनको ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बहुत अधिक उनमें मृत्यु दर ज़्यादा रहती है और मुर्गियों की उत्पादन क्षमता और उनकी वृद्धि दर पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष बातें हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं मुर्गियों के चूजों की।
क्योंकि अगर चूजा स्वस्थ रहेगा तो आगे चलकर उससे जो अंडे देने वाली मुर्गी तैयार होगी वो भी स्वस्थ रहेगी। तो सर्वप्रथम चूजों को जब लाया जाता है तो उसके पहले ब्रूडर को ऑन कर दिया जाता है, चला दिया जाता है। ब्रूडर में करीब 200 वाट का एक बल्ब रहता है या फिर हीटिंग कॉइल रहती है। इसके द्वारा हम चूजों को एक निश्चित तापमान, जो कि उनके हैचिंग के प्रथम सप्ताह में करीब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पे हमको उनको रखना होता है। उसके बाद प्रति सप्ताह 2.6 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से हम तापमान को कम करते जाते हैं। इस प्रकार करीब 3 से 4 सप्ताह की ब्रूडिंग के उपरांत चूजों में खुद का शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता विकसित हो जाती है और फिर वो अपने तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब कभी सर्दियां ज़्यादा हों, जैसे कि 2 डिग्री या से लेकर 8 डिग्री तक तापमान हो, तो उस समय हमको अतिरिक्त गर्मी की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हमें हीटिंग कॉइल का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, जो बाड़े हैं जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है, चूजों को रखा गया, उनकी जो साइड की दीवारें हैं, जो खिड़कियाँ हैं, उनको अच्छे तरीके से आप पॉलीथीन की शीट से बंद कर दें, जिससे कि कहीं से भी हवा अंदर ना आए। चूजे आने से पहले लिटर की 3-4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछाना आवश्यक है। लिटर पूरा नया होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। बुरादा या लिटर के लिए आप लकड़ी का पाउडर, मूंगफली का छिलका या धान के छिलके का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। दाने और पानी के बर्तन आप मैनुअल या ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मुर्गियों को दाना और पानी, मुर्गियों के बच्चों को जो दाना देते हैं उसमें सर्दियों में ऊर्जा की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की सर्दियों में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि एक तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और दूसरा सर्दियों में जो वृद्धि दर है वो भी अगर आप अच्छी पोषण तत्व देंगे तो अच्छी वृद्धि होती है। ऊर्जा की मात्रा बढ़ा देते हैं, थोड़ी प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ा देते हैं और उसके साथ में मिनरल और विटामिन, विशेष रूप से विटामिन सी की मात्रा मुर्गियों के दाने में, चूजों के दाने में बढ़ा देते हैं। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया हुआ होना चाहिए। इस माह में चूजा घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फिर दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5 डिग्री तापमान कम करते हुए ब्रूडर का तापमान उतना कर देना चाहिए कि चूजे ठंड से बचे रहें और उन्हें ठंड ना लगे। सामान्यतः ब्रूडर का तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के लिए हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। किसी भी पॉलीथीन से छोटे गोल शेड को ढक कर रख सकते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो वैक्सीन। सर्दियों के समय जो श्वसन संबंधी बीमारियां बहुत आती हैं, जिनमें विशेष रूप से रानीखेत बीमारी है। इस बीमारी से बचाव के लिए इस बीमारी का जो लासोटा टीका रहता है उसको बच्चों को दिया जाता है। सर्वप्रथम जब बच्चा किसान भाई हैचरी से लेते हैं तो उनको मैरेक्स डिसीज का टीका लगाकर मिलता है। उसके बाद में 7वें दिन की उम्र पर रानीखेत का B1 या F1 स्ट्रेन उनकी नाक या आँख में 2 बूंद डालते हैं। उसके बाद में फिर 21वें दिन की उम्र में फिर उनको लासोटा रानीखेत का जो टीका रहता है लासोटा स्ट्रेन, उसको पानी में मिलाकर दिया जाता है। उसके बाद प्रति 2 माह के अंतराल पर लासोटा टीका पानी में डालकर देना चाहिए, जिससे कि मुर्गियों में रानीखेत की जो खतरनाक बीमारी है वो नहीं आती है। दूसरा, इस दौरान गम्बोरो बीमारी का भी टीका लगाया जाता है, जो कि 14 दिन की उम्र में और 28 दिन की उम्र में बच्चों को लगाया जाता है। उसके उपरांत 49 दिन की उम्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी का टीका लगाया जाता है और फिर 56 दिन की उम्र में रानीखेत का R2B नामक टीका लगाया जाता है। इस टीके से
रानीखेत की बीमारी का बहुत लंबे समय तक बचाव होता है और मुर्गियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी विकसित हो जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।